हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। जैसे कि आपको पता है कि हम टॉपिक जो है कर रहे थे दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। उसमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे एनर्जी एक्सचेंज, जिसमें हमने डिस्कस करना है कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क को मेनली। ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। पहले आप अपना सिलेबस जो है उसे देख लो कि आज मैंने कौन कौन से आपको टॉपिक करवाने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हमारा दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ वर्क and heat, internal energy, enthalpy and heat capacity, मोलर हीट कैपेसिटी। मेनली तो हीट और वर्क पे जो है हमने आज बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड हैज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये नेक्स्ट पार्ट में होंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। जो आज का टॉपिक है हमारा, सो दैट इज़ हीट। क्लियर। सो देखो यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो 2 फॉर्म्स में होगी, या तो हीट की फॉर्म में होगी या फिर वर्क की फॉर्म में होगी। ठीक है, यही आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हीट एंड वर्क। सो सबसे पहले हीट। हीट होती क्या है? दैट इज़ हीट इज़ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हीट क्या है? दैट इज़ फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड व्हेन देयर इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कि आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इफ़ इट इज़ हॉट एंड इट इज़ कोल्ड, तो एनर्जी जो है इसमें से इसकी तरफ ट्रांसफ़र होगी। ठीक है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ हीट। जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे हम हीट कहते हैं। सिंबल जो होगा हीट का दैट इज़ क्यू, एंड यूनिट्स जो रहेंगे दैट इज़ जाउल। और जो कॉमन यूनिट की बात करें अगर हम हीट की, दैट इज़ कैलोरी। कैलोरी एक्चुअली हीट के यूनिट्स ही होते हैं। अगर हम बात करें कि 1 कैलोरी और 1 जाउल में कितनी वैल्यू होगी, दैट इज़ 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.182 जाउल। क्लियर हो गया। सो अगर तो सिस्टम जो है इफ़ इट गेन्स द हीट, अगर कोई सिस्टम गेन कर रहा है हीट को तो आप उसे पॉजिटिव लोगे, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हीट जो है गिवन बाय द सिस्टम, अगर हीट जो है सिस्टम दे रहा है, मतलब मीन्स वो अपने में से एनर्जी को दे रहा है, तो वहाँ पे हीट जो होगी दैट इज़ लॉस कर रहा है, तो दैट इज़ नेगेटिव। ये साइंस आपने ध्यान में रखने हैं। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ऑफ गैसेस। अब हम बात करेंगे गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के बारे में। सो मेनली जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू सी कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज़ इक्वल टू Q ओवर M इंटू डेल्टा T। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास 1 यूनिट मास है, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर बात करें हम वाटर की, तो वो कितनी होती है? दैट इज़ 4.25 पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर आपने 1 डिग्री इंक्रीज़ करना है 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो जितनी एनर्जी जितनी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, जो हमें हीट देनी होगी, वो कितनी होगी? 4.25 जाउल। ठीक है जी। सो इससे क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, दैट इज़ आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक। ठीक है, सो इस तरीके के हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला अगर हम प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें पता है कि उसमें T जो है कांस्टेंट, अगर कोई सिस्टम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा T 0 है, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ठीक है, उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो इन्फिनिटी होगी। क्लियर हो गया। और जो आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है? हीट एक्सचेंज 0 होती है। ठीक है ना, अगर हीट एक्सचेंज 0 है, क्यू 0 है, तो वहाँ पे हीट कैपेसिटी जो होगी, किसकी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन आइडियाबैटिक प्रोसेस कितनी होगी? 0। सो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में रहेगी। ठीक है ना, 0 हो सकती है अप टू इन्फिनिटी जाएगा, तो बीच में जो वैल्यूज़ होगी इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद
रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हीट कैपेसिटी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो 0 होती है। नोटेड, ठीक है ना, क्योंकि 1 मार्क में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़। लेकिन जो अब हमने स्टडी करना है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो है डिस्कस करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ कौन कौन सी। एक तो हम डिस्कस करेंगे एट द कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो कांस्टेंट प्रेशर अगर हम रखें तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप देख सकते हो CV इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T। M यहाँ पे मास है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम, ओके, जैसे आप मास कंसीडर करो 1 ग्राम, उसका आपको टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री। सो यहाँ पे M इज़ मास, ठीक है। ये आप CV और CP कितना होगा, Q ओवर M इंटू डेल्टा T, दोनों की वैल्यू सेम ही है। क्लियर। और जो यूनिट्स होंगे यहाँ पे, यूनिट्स क्या होंगे, दैट इज़ जाउल पर ग्राम, नेक्स्ट है डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। सेम फॉर बोथ, दोनों के यूनिट्स यहाँ पे सेम होंगे। लेकिन एक और टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो बात कर ली, सिंपल जो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसमें हम M की बात कर रहे हैं, मास की, ठीक है, 1 ग्राम कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जब मोलर आ जाएगा तो इसका क्या मीनिंग हुआ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो गैस कंसीडर करनी है वो आपने 1 मोल कंसीडर करनी है। जब आप उसको 1 मोल कंसीडर करोगे तो उसका टेम्परेचर आपने कितना रेज करना है, 1 डिग्री। तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, दैट इज CV इज इक्वल टू Q ओवर N। M की प्लेस पे क्या आ जाएगा, N डेल्टा T, N यहाँ पे मोल, ठीक है, एंड CP इज इक्वल टू Q ओवर N डेल्टा T। आपने कैसे डिनोट करना है, जो ऊपर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की है वहाँ पे तो आप स्मॉल v के साथ डिनोट करना, जो हम मोल की बात कर रहे हैं उसमें आप कैपिटल, ठीक है ना, इससे डिनोट कर सकते हो। और जो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो स्मॉल में आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। जब मोल की बात हो रही है, मोलर की बात हो रही है, तो आप इसे कैपिटल P के साथ और कैपिटल C के साथ डिनोट कर सकते हो। जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो इसी की है, ठीक है ना, मोल वाले की। जो ये वाले रिलेशंस है ये ज़्यादा यूज़ होंगे। क्लियर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, हम कुछ रिलेशन की बात करें तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पढ़ लिया और मोलर भी पढ़ लिया। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, जैसे आपको कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, स्मॉल CVCP जो है उनको आपने कैपिटल CV और कैपिटल CP में कन्वर्ट करना है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए इनमें क्या होता है। दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल CV इज इक्वल टू M इज़ मोलर मास इंटू स्मॉल CV, ठीक है ना, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो V की प्लेस पे क्या आ जाएगा, दैट इज P। और एक और रिलेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फॉर एनी गैस, कोई भी गैस है, ठीक है ना, उसके लिए जो एक रिलेशन होता है दैट इज़ CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये भी हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है ना, लोअर क्लासेस में, लेकिन अब हम इसे डायरेक्टली लर्न करेंगे। जो रिलेशन होगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP पता है आपको क्या होता है, CV भी आपको मैंने बता दिया क्या होता है, लेकिन R इज़ द गैस कॉन्स्टेंट। R को क्या कहते हैं हम, गैस कॉन्स्टेंट। एक हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज फॉर N2 द वैल्यू ऑफ CP माइनस CV। हेयर जो देखो आप CP माइनस CV है वो स्मॉल है, ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV तो R होता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने स्टार्ट किया और CP आपको पता है रिलेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, दैट इज कैपिटल M स्मॉल CP कैपिटल M स्मॉल CV इज इक्वल टू R। लेकिन M फॉर N2, जो N2 है इसके लिए हमारा जो M की वैल्यू होती है दैट इज़ 28। क्लियर, आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, 28 जो है कॉमन आ गया, कॉमन आके जो है दूसरी साइड उसके साथ R के साथ क्या हो गया, डिवाइड। सो यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज़ R ओवर 28। सो आप इस वे से इस रिलेशन को ऐसे आप यूज़ करके एग्जाम में, ठीक है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास
हीट अब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड बाय गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका क्या मीनिंग है, जब देखो कोई भी गैस है, ठीक है ना, चाहे वो आइडियल गैस है चाहे कोई भी गैस है, अगर उसमें से हीट अब्जॉर्ब, अगर तो वो हीट अब्जॉर्ब कर रही है चाहे वो हीट रिलीज कर रही है, ठीक है ना, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी। एक्चुअली ये रिलेशन कहीं से नहीं, यहीं से आया है, हमने ऑलरेडी ये स्टडी कर लिया, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला स्टडी किया था हमने, दैट इज सी वी इज इक्वल टू दैट इज क्यू वी ओवर एन इंटू डेल्टा टी। ये अभी हमने स्टडी किया है, क्लियर हो गया। सो यही फॉर्मूला जो है यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज क्यू वी। हीट अगर चाहे रिलीज हुई है चाहे क्या हुई है, अब्जॉर्ब हुई है, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हेयर, ओके। हीट अब्जॉर्ब्ड और रिलीज अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे देखना है तो आप जो है वी की प्लेस पे क्या लगा सकते हो, पी लगा सकते हो। नेक्स्ट है, अब ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि अब गैसेस जो हैं सभी गैसेस सेम तो नहीं होती, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होंगी तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी सी पी और सी वी की। अगर आपको वेरियस गैसेस मतलब आपको दी जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन में, और आपको सी पी और सी वी की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एक तो ये फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड वेरी इजी फॉर्मूला, सी वी इज इक्वल टू एफ ओवर टू इंटू आर, और सी पी का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज एफ ओवर टू प्लस वन इंटू आर। अब आर तो गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और जो एफ है, एफ इज व्हाट, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि एफ किसकी कौन सी गैस के लिए, ठीक है ना, कितनी वैल्यू है एफ की। सो एफ जो है अभी आपको मैं बता रही हूँ, देखो एफ इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एफ जो हो वो डिपेंड करता है एटमसिटी ऑफ गैस। आपको जो गैस दी जाएगी क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको एटमसिटी देखनी होगी, जितनी आपको एटमसिटी देखोगे आप, जितनी होगी उसकी उतनी एफ की वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे सपोज़ ये देखो, अगर आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है उसका एफ जो है वो 3 होगा, मीन्स फिक्स है, आपको यही वैल्यूज़ लर्न करनी है, क्लियर। और मोनोएटॉमिक कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। सो दीज आर द मोनोएटॉमिक गैसेस। नेक्स्ट है फॉर डायटोमिक गैस, आपको लर्न करना है कि डायटोमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू 5 होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, और जो पॉलीएटॉमिक गैसेज हैं उनके लिए एफ की वैल्यू 6 होगी, आपको लर्न करना होगा, क्लियर। मीन्स हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होगी वहाँ पे उनकी सीपी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। मीन्स किस पे डिपेंड करेंगी, एफ पे, और एफ किस पे डिपेंड करता है, एटमसिटी पे। तो मीन्स डायरेक्टली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ हैं वो भी किस पे डिपेंड की हैं हमारे पास, दैट इज़ एटमसिटी पे। सो यहाँ पे यही रिजल्ट आ जाएगा, सी वी और सी पी डिपेंड्स अपॉन एटमसिटी। और एक और होता है टर्म दैट इज गामा, हेयर गामा इज इक्वल टू द रेशो, ठीक है ना। गामा क्या है हमारे पास, अगर आपको कोई कहे कि सी पी ओवर सी वी की रेशो, उस रेशो को हम गामा से डिनोट करते हैं, क्लियर हो गया। और सभी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट गामास जो हैं वो होंगे, क्योंकि सी पी और सी वी वेरी करते हैं। सो हम यहाँ पे एक टेबल देखेंगे, इस टेबल में आप देखोगे कि मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, हम सभी गैसेस को लेंगे और वहाँ पे हम सी वी, सी पी और गामा जो है वो फाइंड करेंगे। देखो एक साइड तो हमने टेबल में, आप टेबल ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे एफ ले लिया और दूसरा हमने सी वी, नेक्स्ट हमने सी पी लिया और थर्ड हमने क्या लिया, गामा इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी। एफ तो एफ है, दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन सी वी जो है, सी वी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, दैट इज़ एफ ओवर टू इंटू आर। सी पी का भी मैंने बताया था, दैट इज़ इक्वल टू एफ ओवर टू प्लस वन इंटू आर। अगर आपके पास सी वी आ जाता है तो सी पी आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो ये वाले फॉर्मूले से, क्लियर। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली जो है फाइंड कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास गामा, गामा इज इक्वल टू एफ की फॉर्म में आप डायरेक्टली लर्न कीजिए कि जो गामा होगा दैट इज़ 1 प्लस 2 ओवर एफ। या तो आप इस फॉर्मूला से निकालो, या फिर आपने सी वी और सी पी तो आप निकाल चुके होगे, तो उन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो वहाँ से गामा जो है वो आ जाएगा। सो सबसे पहले हमारे पास मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए एफ़ कितना होता है 3 पुट करके एफ़ की वैल्यू आप सी वी में पुट कर दो, वहाँ से सी वी आ जाएगा, सी पी आ जाएगा और गामा की वैल्यू दोनों को डिवाइड करके आ जाएगी 5/3 मीन्स 1.66।
नेक्स्ट है डायटोमिक के लिए भी आप CV निकाल सकते हो, CP निकाल सकते हो, गामा निकाल सकते हो। पॉलीएटॉमिक के लिए आपको F पता है कि 6 होता है, तो CV CP एंड गामा निकालो। सो यहाँ पे मेन थिंग क्या लर्न करनी है आपने, मेन थिंग यही है कि जो मोनो है, ठीक है ना, मोनोटॉमिक का जो गामा होगा वो सबसे ग्रेटर होगा तीनों में से। मीन्स गामा ऑफ मोनोटॉमिक ग्रेटर देन गामा ऑफ डायटोमिक ग्रेटर देन गामा ऑफ पॉलीएटॉमिक, दैट इज़ 1.66 ग्रेटर देन। ये वैल्यू आपने मेनली जो है लर्न करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एनर्जी होती है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है ना। एनर्जी एक्सचेंज 2 फॉर्म्स में होगी, जा तो वर्क जा हीट। हीट तो नॉन मैकेनिकल में आ जाता है, हीट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क। वर्क भी आपके सिलेबस में कंप्लीटली मेंशन आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो अब हम डिस्कस करेंगे वर्क को। वर्क जो है वो मैकेनिकल में आएगा। अब होता क्या है, वर्क इज़ अ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी, लेकिन किस फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में। अभी तक हमने बहुत सारे वर्क्स को जो है डिस्कस किया है, जैसे लाइक हमने 9th 10th में भी ये स्टडी किया हुआ है कि वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क हमने 11th 12th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। ग्रेविटेशनल वर्क हमने डिस्कस किया हुआ है, MGH। एंड स्प्रिंग वर्क जो है हम डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज़ W इज इक्वल टू हाफ kx²। बट अब हमने इन वर्क्स को जो है स्टडी नहीं करना, जो हमने यहाँ पे गैसेस के लिए वर्क को जो है डिस्कस करना है, दैट इज़ मैकेनिकल वर्क इन गैशियस सिस्टम। तो आप लर्न कर लो कि जो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा वर्क का, दैट इज़ इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये आया कैसे, ठीक है ना, ये हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, दैट इज़ इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो प्रेशर दिया गया है वो वाला, इंटू डेल्टा V। डेल्टा V इज़ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। जब आप किसी भी गैस को प्रेशर दे रहे हो बाहर से, तो उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो गैस क्या करेगी, या तो एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है ना। तो वही वॉल्यूम जो है हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड व्हेन प्रेशर इज़ कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला हम तभी ही अप्लाई करेंगे जब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़, देखो अब होगा क्या, आपके पास जो है कोई गैस है, ठीक है ना, गैस है वो एक्सपैंड हो रही है, कोई गैस एक्सपैंड हो रही है। सपोज चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ यहाँ पे देखो आप, सपोज देखो यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है, ठीक है ना, बीकर कंसीडर कर लो, चाहे ये मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, दिस इज़ गैस, ओके, दिस इज़ गैस। अब यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है ना, पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या हुआ, ये गैस, ठीक है, जब गैस एक्सपैंड होगी, जब क्या होगी, गैस एक्सपैंड होगी, तो ये पिस्टन जो है थोड़ा ऊपर को मूव करेगा, ठीक है ना, ऊपर को मूव करेगा, तो गैस एक्सपैंड होगी, तो जो पिस्टन ऊपर को मूव करेगा, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेल्टा V पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन आपने याद रखना है कि वो नेगेटिव होगा। क्लियर, वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो अगर वर्क डन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वर्क डन हुआ है वो बाय द गैस हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे पिस्टन था, पिस्टन ऊपर को मूव किया है ना, ठीक है ना, ऊपर को मूव किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो गैसेस होंगी उन्होंने ही उसको ऊपर को मूव किया है। मीन्स वर्क जो किया वो एक गैस ने किया होगा, तभी तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव हो गया। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ तो नेगेटिव है, लेकिन वर्क डन बाय द गैस हुआ, ये भी आपको लर्न करना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर गैस कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने से क्या होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, नेगेटिव होगा, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो दैट मीन जो गैस जो है उसके ऊपर वर्क डन हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग है वर्क इज डन ऑन द गैस। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, गैस एक्सपैंड्स बाय 0.5 लीटर अगेंस्ट एन एक्सटर्नल। सो हुआ क्या, दैट इज अ गैस एक्सपैंड्स बाय 0.5 लीटर अगेंस्ट एन एक्सटर्नल
प्रेशर, यहाँ पे क्या एक गैस जो है कितनी, दैट इज़ 0.5 लीटर, वो एक्सपैंड हुई है। अगर एक्सपैंड हुई है तो डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ। अब हमें पता है कि वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। अगर वहाँ पे आपको एमसीक्यूज में सभी जो हैं, ठीक है ना, सभी वर्क डन पॉजिटिव दिए हुए, सिर्फ एक नेगेटिव, तो एक तो बात यही से क्लियर हो जाएगी कि डब्ल्यू तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, तो नेगेटिव भी टिक हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे नेगेटिव जो है ऑप्शंस मींस ज़्यादा हुई तो आपको जो है कैलकुलेट करना होगा। सो मैंने आपको बताया क्या था कि क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस दैट इज पी एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर हमें दिया हुआ है कि 1 ATM एंड डेल्टा वी हमें दिया हुआ है 0.5 लीटर। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 0.5 ATM इंटू लीटर। बट होगा क्या यहाँ पे, अगर आपने ATM लीटर को कन्वर्ट करना है जाउल में, तो आप 101.3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जाउल में जो है आंसर आ जाएगा। मेनली आपने ये याद रखना है कि अगर एक्सपैंड हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो W जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो वर्क डन है वो गैस के द्वारा हो रहा है। क्लियर हो गया, हेयर वर्क इज डन बाय द गैस। नेक्स्ट जो है दैट इज इफ प्रेशर चेंजेस। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये फॉर्मूला जो होगा ऊपर वाला, W इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रेशर जो है कांस्टेंट है। अभी आपको ये भी समझ आएगा कि प्रेशर वेरी कैसे करेगा, प्रेशर चेंज कैसे हो रहा, तो कैसा हम वर्क डन लगाएंगे। अभी आप देखो, सुनो ध्यान से, ये प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, सॉरी, ये प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस V1 से लेकर V2, ऊपर V2 आएगा, करेक्ट कर लेना, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू DV। हेयर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या होगा, वेरिएबल, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो ना मीन्स जितने भी हमने लास्ट वीडियो में प्रोसेसेस पढ़े थे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस है सभी पे एप्लीकेबल है। लेकिन जो ऊपर हमने फॉर्मूला डिस्कस किया एक्सटर्नल प्रेशर वाला, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर जहाँ पे होगा वहीं पे अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, या तो आप कहो दिस, ठीक है, माइनस V1 से लेकर V2 इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू DV, या फिर आप कहो कि W इज इक्वल टू एरिया अंडर PV कर्व, ठीक है। आपको कोई ग्राफ दिया हो सकता है एग्जाम में, PV कर्व दी हो सकती है, ठीक है ना। अगर जो है पेपर को थोड़ा टफ बनाना है तो वहाँ पे ग्राफिकल आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। सो है तो इजी इसमें, क्योंकि कंसेप्ट होता है मेन तो। सो ये दोनों, सो अब क्वेश्चन के साथ इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये मेरे पास क्या है, डायग्राम है, आप देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज, ये यहाँ पे है, दिस इज प्रेशर, इधर हमने ले लिया वॉल्यूम, ठीक है। जो ग्राफ है दैट इज दिस लाइन इज अ ग्राफ, ओके, फॉर द पीवी कर्व कह सकते हो आप। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि जो वर्क डन होगा दैट इज एरिया अंडर द PV कर्व। एरिया कौन सा है, दिस इज एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक बात देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, 1 से लेकर 3 तक हो गया। देखो यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, पहले 2 था अब ये 4 है, तो ऐसे प्रेशर वेरी करेगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वर्क डन का वो हम वो वाला अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर द PV ग्राफ। सो एरिया आप कैसे, दिस इज लाइक अ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का क्या एरिया होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो वही तो मैंने अप्लाई किया है, देखो W इज इक्वल टू एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, दिस इज 2 and this is 4, ठीक है। these are the parallel lines, okay, 2 plus 4 into height, this is height, okay। जो 2 parallel lines पे गैप होगा उसे हम हाइट कहेंगे, और कैलकुलेशन कर लीजिए, दैट इज 6 ATM L जो है इसका आंसर आ जाएगा। और मेन थिंग अब ये तो नहीं पता चला ना कि जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो भी तो हमने देखना है। सो आप यहाँ से देख सकते हो, पहले वॉल्यूम 1 था और अब वॉल्यूम 3 है, तो अंडरस्टूड है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 1 से जो है 3 चला गया, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया आपको। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक और क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पे ना मैंने क्लोज कर्व लिया है, देख रहे हो ना आप, एक ट्राइंगल की फॉर्म में।
तो है तो इधर भी प्रेशर, ठीक है, इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, ठीक है ना। मैंने आपको ये कहा है कि आपने ए बी, यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, यहाँ पे वर्क डन, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन एंड ऑल ओवर वर्क डन, ठीक है। आपको ये 4 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ढूंढने हैं। सो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे अब इसको सॉल्व करने की। तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में ले लिया। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वर्क डन देखो, वॉल्यूम पहले भी 1 था और अब भी 1 है, ठीक है ना, कांस्टेंट रह रहा है वॉल्यूम। मीन्स यहाँ पे डेल्टा वी तो चेंज ही नहीं हो रहा, 0। तो हमने तो यही स्टडी किया ना कि जो एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है फॉर्मूला, dv तो 0 है। तो अगर 0 तो वर्क डन भी कितना, 0, ठीक है। सो नेक्स्ट है सेकंड आपके पास, दैट इज दिस पोर्शन। इसका कैसे निकालोगे आप एरिया, इसका आपने क्या निकालना है, वर्क डन, कि बी से सी वर्क डन। मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। दिस इज पीवी ग्राफ एंड ये रहा एरिया। दिस इज लाइक अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप कर दीजिए, 2 × 6, दैट इज दिस इज 2 एंड दिस इज 6। ओके, 2 × 6 करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, -12 ATM लीटर। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ ये कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। बी टू सी जा रहे हो ना आप इधर, तो 1 to 3 जा रहे हो ना, दैट इज 1 था, अब 3 है वॉल्यूम, तो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है सी ए, दिस इज सी ए, ओके, दिस इज सी ए। अगेन इसका जो हमने वर्क डन फाइंड करना है तो आपको क्या चेक करना होगा, एरिया अंडर द कर्व। दिस इज एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व आप फॉर्मूला लगा दीजिए। दिस इज ट्रेपीजियम, अभी हमने डिस्कस किया था ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सिमिलर फॉर्मूला, ठीक है। तो 8 आ जाएगा। लेकिन अभी चेक करना है कि दिस वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सी ए, ठीक है ना। इधर को आप मूव कर रहे हो, पहले 3 था वॉल्यूम, अब 1 है, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो वर्क डन क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और जो कंप्लीटली आपने वर्क डन निकालना है मीन्स ऑल ओवर, तो आप तीनों को ऐड कर दीजिए, 0 -12 + 8, तो आंसर आ जाएगा -4 ATM लीटर। तो यहाँ पे अपने कंप्लीट फाइंड किया ना ऐसे। दिस इज, आपको ये नहीं लग रहा कि हमने पार्ट 1 में ऐसे साइकिल टाइप कुछ डिस्कस किया था, ठीक है ना, साइक्लिक फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, जब भी हम साइक्लिक मीन्स कंप्लीट का फाइंड करेंगे, एटलीस्ट इतना तो हमें पता चल गया कि वो 0 तो कभी आएगा नहीं, ठीक है ना, 0 नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लिक हमने वर्क डन फाइंड किया, वो 0 नहीं आएगा। वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन, तो यहाँ से ही क्लियर हो जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। यहाँ पे तो वर्क जो है वो कम्प्लीटली पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, दैट्स वाई वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। और जो वर्क यहाँ पे साइक्लिक का होगा वो किसके इक्वल है, दैट इज एरिया ऑफ साइकिल। मीन्स अगर आपने ऐसे अलग अलग फाइंड नहीं करना, ठीक है ना, अलग अलग कर्व को लेकर, तो आप सिंपली आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना, तो भी आपका वही जो है साइक्लिक का ही आंसर आएगा, ठीक है ना। मीन्स आपको पूरा वर्क डन पता चल जाएगा इस साइकिल का, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर आप जाओगे, मीन्स अगर आप एरिया ऑफ साइकिल ही निकाल रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हो तो आपको वर्क डन नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस केस पे। नेक्स्ट देखो, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। अब हमने वर्क डन डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास 4 प्रोसेसेस होते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हमारे पास 4 है। आइसोकोरिक, वहाँ पे देखेंगे हम इस प्रोसेस में कि जो वर्क डन है वो कैसे फाइंड किया जाता है या फिर कितना होता है। सिंपल सी बात है, आइसोकोरिक में हमें पता है कि जो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो तो कांस्टेंट होता है, डेल्टा वी जो है वो तो 0 होता है। तो ऑब्वियसली इसमें अगर डेल्टा वी ही 0 है, चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा, तो हम कैसे कहेंगे कि वर्क डन हुआ, तो वर्क डन तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ आइसोकोरिक कितना होता है, 0। तो आपको एमसीक्यू बन के आ सकता है कि कौन से केस में जो वर्क डन है वो 0 है, ठीक है। आपको
4 के 4 प्रोसेसेस दे देंगे वहाँ पे, तो आपने आइसोकोरिक को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, तो बस यहाँ पे तो सिंपल मैंने आपको बताया ही हुआ है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो आपने कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा वी। सिंपली यही आपको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे टू फाइंड द वर्क डन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक ही इसमें थोड़े से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको एक जो है हम डिराइव करेंगे यहाँ पे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो हमने डिराइव करना है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप डेरिवेशन कर भी सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लर्न कर लो। लेकिन अगर हम एक समझ के है ना डेरिवेशन कर लेते तो हमें वहाँ पे थोड़ा ध्यान रहता है कि कौन सी टर्म क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डेरिवेशन थोड़ी सी यहाँ पे कंसीडर की हुई है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। एक बॉयल्स लॉ होता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि एक और भी था इसमें बॉयल्स लॉ में जो इक्वेशन बनती थी, दैट इज़ P1V1 इज इक्वल टू P2V2। मीन्स इसमें आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर। सो आइसोथर्मल में हमने 2 टाइप्स पढ़नी है। एक तो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन थोड़ा बताया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में होगा। दैट इज़ यहाँ पे जो वर्क डन होगा ये दोनों फॉर्मूलेस के, ठीक है। डायरेक्टली आप ये लर्न कर सकते हो, ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन का ये फॉर्मूला रहेगा इज इक्वल टू -nRT log E V2 ओवर V1। अगर आप log 10 लेना चाहते हो बेस तो -2.303 nRT log बेस 10 V2 ओवर V1। लेकिन ये आए कैसे हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये देख लो यहाँ पे, देखो ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। बीकर पे हमने पिस्टन लगाया हुआ है। पिस्टन पे मैंने क्या किया हुआ है, ये आप देख रहे हो ना ब्लैक कलर की, ये कुछ वेट्स हैं, बहुत ही स्मॉल वेट्स हैं। क्लियर। और हो क्या रहा है यहाँ पे ना, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, पिस्टन लगा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से भी लग रहा है इंटरनल, दैट इज़ प्रेशर ऑफ गैस। ये कुछ डायग्राम है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो गैस है वो हमने आइडियल गैस कंसीडर की है। कौन सी गैस है, आइडियल गैस। और जो इसके बाउंड्रीज़ हैं वो है परफेक्टली कंडक्टिंग। परफेक्टली कंडक्टिंग आप समझते हो ना कि बाहर से जो है हीट जो है ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं और रिलीज़ भी कर सकते हैं, कंडक्टिंग है। क्लियर। सो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं ये वेट्स जो हैं अगर 1 बाय 1 में रिमूव करूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वेट्स है, बहुत स्मॉल वेट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको मतलब रिमूव करूँ 1 बाय 1 तो होगा क्या, होगा क्या, जो प्रेशर ऑफ गैस है वो इंक्रीज़ करेगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, व्हेन वी रिमूव इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल वेट, जो अंदर वाला प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाहरले प्रेशर से। अगर अंदर वाला प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो पिस्टन थोड़ा सा मूव अबव करेगा। कितना अबव करेगा, दैट इज़ DP, ठीक है। कितने, दैट इज़ आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्लस DP, जो चेंज हुआ है थोड़ा सा प्रेशर, ठीक है। तो गैस, जब आपको पता है ना कि जब गैस एक्सपैंड होती है, गैस एक्सपैंड होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ये सिस्टम जो है कूल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, थोड़ा कूल। लेकिन हम आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। ये कूल हो जाएगा तो टेम्परेचर जो होगा वो गैस का फॉल कर जाएगा यहाँ पे। तो गैस क्या करेगी, यहाँ वाली गैस क्या करेगी, गैस अब्जॉर्ब से हीट फ्रॉम सराउंडिंग। तो बाहर से जो है गैस जो होगी वो अब्जॉर्ब करेगी हीट को बाहर से। क्लियर। और जो टेम्परेचर है फिर उतना हो जाएगा, ठीक है ना। एंड टेम्परेचर अगेन रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है। लेकिन तो हमने अभी डिस्कस किया ना, तो जब एक्सपैंड होगी तो वहाँ पे वर्क डन होगा, तो वही वर्क डन हमने फाइंड करना है। क्लियर। आपको पता है ना, मैंने आपको ये बताया था कि जो आइडियल गैस होती है, ठीक है, आइडियल गैस में एक रिलेशन होता है PV इक्वल टू NRT। आपको पता होगा, ध्यान में होगा, ठीक है। PV इक्वल टू NRT, ठीक है। ये आपने रिलेशन लर्न करना है फॉर आइडियल गैस। तो जो हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे दैट इज़ इक्वल टू, मैंने आपको कहा था ना कि जो ये वाला फॉर्मूला होता है ये सभी प्रोसेसेस में एप्लीकेबल है। क्लियर। तो हम यही से स्टार्टिंग करेंगे इसकी।
फॉर आइडियल गैस हमने ली हुई है। आइडियल गैस का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज PV इक्वल टू NRT। आप यहाँ से P एक्सटर्नल की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी, NRT ओवर V। वही मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको पुट किया वैल्यू, ठीक है। पुट करने के बाद मैंने क्या किया, जो कॉन्स्टेंट्स थे वो बाहर निकाले एंड जो वेरिएबल है वो मैंने उनकी हमने क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके आप क्या करोगे, लिमिट्स आ जाएंगी, लिमिट्स आप पुट कर दोगे, इंटीग्रेशन तो आपको मान के चलेंगे अब हम आती है, ठीक है। सो उसके बाद देख सकते हो आप ये कुछ फॉर्मूला जो है यहाँ पे बन के आया है हमारे पास। ओके, सो दिस इज द वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पता है कि log m माइनस log n log m ओवर n होगा। ये तो हो गया V2 ओवर V1 की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप log 10 की बेस में रखना चाहते हो, ये कुछ आपको मैंने बता दिया, आपको ये एक आप लर्न कर लो, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि जो V है वो प्रेशर के इन्वर्सली होगी, तो आप यहाँ पे P1 कर सकते हो, यहाँ पे P2 कर सकते हो। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूलाज है, डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो और आपको थोड़ा सा अपने स्टडी करना है, डेरिवेशन थोड़ी लिखने तो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल बहुत ईजी है, इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो वैक्यूम, वैक्यूम हम इसमें दो केस होंगे इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में दो केस होंगे, पहला है वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम होगा, देखो सॉरी वैक्यूम, अब जो वैक्यूम होगा, वैक्यूम में होगा क्या, ठीक है, जब वैक्यूम ही है तो बाहर तो उसके कुछ भी नहीं है, प्रेशर लगाने वाला तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अगर प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं है तो जो गैस होगी वो क्या करेगी, दैट इज वो एक्सपैंड करेगी, ठीक है ना। एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन होगी। जब फ्री एक्सपेंशन होगी तो P एक्सटर्नल तो है ही नहीं ना, P एक्सटर्नल तो ज़ीरो है। अगर P एक्सटर्नल ही ज़ीरो हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे आइसो इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन। और या फिर क्या हो सकता है, दैट इज़ ये हो सकता है कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो बहुत ज़्यादा है प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर से, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आप इनको जो है लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस, ये लास्ट प्रोसेस है, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने 3 प्रोसेसेस पढ़ लिए, उनमें कैसा कैसा वर्क डन रहेगा वो भी हमने स्टडी कर लिया। अब लास्ट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होती है, मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, दैट इज जो जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है ना, जिसमें Q जो है वो ज़ीरो होगा। क्लियर, यहाँ पे हमने जैसे हमने अबव ऊपर जो आइसोथर्मल था उसमें हमने डिस्कस किया था बॉयल्स इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे आपने लर्न करनी है पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। पॉइसन इक्वेशन P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। क्लियर, ये यहाँ पे इसके डेरिवेशन में यूज़ होगी। अब आप यहाँ पे देखो, ये बीकर है, ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, इंटरनल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने इसकी वॉल्स लेनी है, ठीक है, ये हमने लेनी है एडियाबैटिकली परफेक्टली इंसुलेटिंग, मींस जहाँ जो ये सिस्टम है, गैस है, ठीक है ना, तो ये बाहर से हीट अब्जॉर्ब कर रही है और ना ही रिलीज़ करेगी, क्योंकि हमने इंसुलेटिंग जो है इसकी बाउंड्री कंसीडर की है। ओके, सो इसमें क्या है, P वेरिएबल है, ठीक है, P क्या होगा, इसमें वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल, देखो यहाँ पे ये तो है आइसोथर्मल का ग्राफ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसकी स्लोप कम होगी, और दिस इज़ फॉर द एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है इसका ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा। प्रेशर देख सकते हो आप वेरी कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम के साथ प्रेशर वेरी कर रहा है, तो होगा क्या, इसमें हम अगर वेरी कर रहे हैं तो हम कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे, दिस वन, W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2 P एक्सटर्नल DV, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने डिस्कस किया ना कि P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली P V गामा क्या हुआ, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो हमने किसके इक्वल ले लिया, के। तो यहाँ से आप P की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड कर लो कितनी आएगी और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। और हमने पुट कर दी, देखो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, क्लियर होगी पुट। सो जो है कांस्टेंट है वो हमने बाहर निकाला, दैट इज इक्वल टू माइनस के, जो था वो कांस्टेंट बाहर आ गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आपने इंटीग्रेशन कर दी, इंटीग्रेशन करके हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ पे देख सकते हो वैल्यूज़ पुट भी हो गई। पुट होने के बाद ये हमने कुछ इसको सेपरेट कर लिया, दैट इज़ V2 माइनस गामा एंड V2, ठीक है, ये पोर्शन, ये आप ध्यान से नोट कर लो। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, अभी तो हमने स्टडी किया कि ये दोनों
ठीक है, मीन्स इक्वल होते हैं, तो हमने इनको के इक्वल ले लिया। किसके इक्वल लिया? के। तो यहाँ पे जो आप के देख रहे हो ना, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक बार के जो यहाँ पे आएगा ना, उसकी जगह पे आप ये पुट कर देना, जो के यहाँ पे आएगा उसकी जगह पे आप ये पुट कर देना। क्लियर? और हमने पुट कर दिया, देखो ये रहा, ठीक है। तो पुट करने के बाद आप देख सकते हो कुछ कटिंग हो रही है, तो वो आप कटिंग कर देना। और जो लास्टली आपके पास स्टेप आएगा, दैट इज़ दिस, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो पीवी है फॉर एन आइडियल गैस और एनी गैस किसके इक्वल होता है? दैट इज nRT। तो आप इसके इक्वल रख सकते हो nRT T2 nRT1, ठीक है, ओवर गामा 1। और आप nR को कॉमन निकाल सकते हो, T2 माइनस T1। सो ये रहा फॉर्मूला फॉर द एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए ये फॉर्मूला है फॉर रिवर्सिबल, ध्यान रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज जो हैं वो नोट कर लेना, ठीक है, आए कैसे वो एक बार देख लो। सो नेक्स्ट है आपके पास फॉर इरिवर्सिबल, सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। इरिवर्सिबल के लिए भी आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्लियर हो गया? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीट एंड वर्क, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना, तो कमेंट कर दीजिए कि यस मैम समझ आ गया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम। एंड और जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई क्लास +1 में है, ठीक है, और उनको भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।